नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को 2/3 समर्थन नहीं मिला, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक तकरार दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस जहां बिल पास न होने पर खुशी जाहिर कर रही है, तो बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन करके महिलाओं के हक पर डाका डालने के लिए विपक्षी दलों को जमकर घेरा। इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से, चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब से कुछ देर बाद यानी रात 8:30 बजे होने वाले राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या कुछ रहेगा महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद रात 8:30 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण संबोधन पर देश भर की निगाहें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में की 2% की बढ़ोतरी। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल प्रस्ताव और पीएम ग्राम सड़क योजना 3 को भी बढ़ाने की मंजूरी। विपक्ष के विरोध से महिलाएं अपने हक से वंचित। देश भर में बीजेपी सहित एनडीए नेताओं कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। विपक्ष को बताया महिला विरोधी, कहा मात्र शक्ति के साथ किया गया विश्वासघात। तमिलनाडु के रण में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कोयम्बटूर में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं होने को लेकर डीएमके पर साधा निशाना। वहीं राहुल गांधी और स्टालिन ने भी प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। बंगाल के रण में बीजेपी और टीएमसी के स्टार प्रचारकों ने ठोका खम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद ईरान का होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान। होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर रहे जहाजों पर फायरिंग। ईरान पर गंभीर आरोप, बढ़ा तनाव। खबरों के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल कल लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाया। उसके बाद बीजेपी सहित एनडीए दलों के नेताओं ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं को जमकर घेरा है। संसद के बाद अब विपक्षी दलों के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन सड़कों पर उतर आया है। बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो प्रेस वार्ता करके महिला आरक्षण के फायदों को भी देश के सामने रखा है। बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया, तो कांग्रेस की महिला विरोधी राजनीति पर भी जमकर तंज कसा है। कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा। कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। देश कभी माफ नहीं करेगा और देश की महिला माफ नहीं करेगी। तो जितनी खुशी मनाना है मना लें। इस देश की नारी शक्ति एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गिराई। महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तो कांग्रेस पीछे हट गया। राहुल गांधी की नीति, नियत और नाटक सब लोग ने देख लिया। देश के संसदीय इतिहास में शुक्रवार यानी 17 अप्रैल का दिन भारी हंगामे और राजनीतिक गतिरोध का गवाह बना, जब देश भर की महिलाएं उम्मीद भरी निगाहों से संसद की तरफ देख रही थीं। तब विपक्ष के विरोध की वजह से महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। विपक्ष अड़ा रहा, न पीएम की अपील काम आई, न ही दिग्गज नेताओं की दलील। सभी महिलाएं बहुत आजकल आगे बढ़ना चाहती हैं और ये बहुत गलत हुआ। अच्छा रहता होता तो सब महिलाएं खुश होती, सब पुरुषों खुश, सभी खुश होते। मतलब महिला बहुत आक्रोश में है क्योंकि बिल पास होना था
महिलाओं को जो अधिकार मिलना है वो मिलना चाहिए। अगर ये बिल आता तो महिला जो है पंचायत से लेकर संसद तक वहाँ पे काम कर सकती थी, अपनी एक नए नियम लागू कर सकती थी। ये बिल बहुत ज़रूरी था क्योंकि महिलाएं अपने हक की लड़ाई इसके माध्यम से लड़ सकती थी। जिस बिल का देश की आधी आबादी दशकों से इंतजार कर रही थी, वो एक बार फिर सियासी हंगामे की भेंट चढ़ गया। महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पास न होने से नाराज एनडीए के दिग्गज नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं को हक दिलाने के मुद्दे पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। देश भर में नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने विपक्ष को महिला विरोधी करार देते हुए जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि महिलाओं का इस्तेमाल करके हमेशा सत्ता में बने रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रियंका गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उनकी भाषा पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है और कैसे करें? महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में शुक्रवार को जो हुआ उसने विपक्षी दलों के महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खोल दी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन चंद मिनटों में ही सदन अखाड़े में तब्दील हो गया। विपक्षी दलों के भारी विरोध और हंगामे के चलते बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रही है। संसद से सड़क तक मचे घमासान ने साफ कर दिया है कि ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके, कांग्रेस और उनके साथियों की नफरत और ओछी राजनीति की वजह से नारी शक्ति अधिनियम लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अंत नहीं, आगाज है। मैंने पर्सनली सारी पॉलिटिकल पार्टी से इसे सपोर्ट करने की अपील की थी। आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली दैट दे मे टेक द क्रेडिट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई ओनली वांटेड sisters from ordinary families to be able to come to Parliament and Vidhan Sabha in greater numbers. I assure you all that this is nothing the end of our fight. This is just the beginning. बीजेपी और एनडीए आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो वहीं देश के दो बड़े चुनावी रण पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इस वक्त सियासत के सबसे बड़े अखाड़े बने हुए हैं, जहां एक तरफ आरोपों की बौछार है तो दूसरी तरफ वादों की भरमार है। बंगाल में बीजेपी ने अपने दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारा तो योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव और माणिक साहा जैसे नेता लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। तो उधर वहीं टीएमसी भी पूरी ताकत से पलटवार कर रही है। उधर तमिलनाडु में भी सियासी पारा हाई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और राहुल गांधी ने प्रचार किया तो एनडीए के स्टार प्रचारकों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है।
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। दोनों ही राज्यों में राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। प्रचार के लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जनता से मुखातिब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य चुनावों से पहले भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए बांकुरा विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो किया। तो वहीं जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में लूट और भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। कूच बिहार के दिनहाटा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव को टीएमसी के अस्तित्व की लड़ाई बताया। तो वहीं कोलकाता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बंगाल पिछड़ गया है और राज्य में विकास की जरूरत है। 4 मई को टीएमसी का अंधेरा छटेगा, बीजेपी का सूरज बंगाल में खिलेगा। ये बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ममता भी मोदी जी को क्यों डरते हैं? उनको मालूम है एक बार अगर बीजेपी सरकार आ गया ना तो उनका दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुर्शिदाबाद के फरक्का में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार किया। वहीं ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल के माध्यम से लोकसभा की सीटें बढ़ाने, सीटें 850 करने और बंगाल के विभाजन की कोशिश की गई थी। महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं बल्कि महिला बिल के नाम पर 543 सीट बढ़ाकर 850 सीट करने और बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की जा रही थी। बंगाल जीतकर दिल्ली पर कब्जा करेंगे। इधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तिरुवल्लुर के पोन्नेरी में एक चुनावी अभियान चलाया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। बीजेपी, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि बीजेपी तमिलनाडु, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति पर हमला करने की कोशिश कर रही है। अटैक द तमिल लैंग्वेज। ऊटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में एनडीए की जीत का दावा किया। वहीं मदुरई सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से एआईएडीएमके के उम्मीदवार सुंदर सी राज्य के खराब हालातों के लिए डीएमके पर निशाना साधते हुए नजर आए। टीवीके के विल्ली वाक्कम उम्मीदवार और प्रचार प्रबंधन के महासचिव आधव अर्जुन ने पार्टी की जीत का दावा किया। यह चुनाव के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए एक साफ और शानदार जीत है। उनके नेतृत्व में 4 मई से एक नई सरकार तमिलनाडु की जनता की सेवा करेगी। आप देख सकते हैं कि मौजूदा सरकार और एमएलए के राज में यह इलाका अभी कैसे चल रहा है। हर जगह आपको कूड़े के ढेर और नालियों का पानी शहर भर में बहता हुआ दिखेगा, जो पीने के पानी में मिल रहा है। पिछले 5 सालों में यह बुनियादी ढांचे का काम भी ठीक से नहीं हुआ है। लोग प्यार, स्नेह और भरोसा दे रहे हैं। तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार है और 50 साल बाद की विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और युवा एक साथ आए हैं। वे टीवीके के हर उम्मीदवार का स्वागत कर रहे हैं और बिना किसी उपेक्षा के उनका समर्थन कर रहे हैं। डीएमके पैसे के दम पर प्रचार कर रही है। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये तो 4 मई को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आप देख रहे थे चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती, आमूल मस्ती।
जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद अब बात कैबिनेट के फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए। ढांचागत विकास से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में मोदी सरकार ने फैसले लिए तो कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी फोकस नजर आया। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है तो समुद्री बीमा कवरेज को पर भी बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अवधि को बढ़ाने और रेलवे के नेटवर्क को भी विस्तार देने पर आज हरी झंडी लगी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को डीआर की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी के साथ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को मंजूरी दी है। इससे समुद्री बीमा कवरेज को लेकर विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी, साथ ही किफायती और हर स्थिति में बीमा सुरक्षा मिलेगी। भारत का व्यापार प्रवाह सुरक्षित रहेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते जोखिम के चलते यह फैसला लिया गया। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क्स हैं, हल, मशीनरी, कार्गो, पीएनआई, वॉर, इन सब को इससे कवर करेंगे। मोदी सरकार की ओर से इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को 3 साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। 2028 तक बढ़ाई गई इस अवधि के लिए सरकार ने 83,977 करोड़ रुपए संशोधित परिव्यय को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के 15 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिससे रेलवे के 601 किलोमीटर नेटवर्क में वृद्धि होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने गाजियाबाद से सीतापुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन और राजमुंद्री से विशाखापत्तनम के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। शनिवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कल होर्मुज को खोलने पर सहमति बन गई थी, लेकिन आज फिर से तनाव इस मुद्दे पर गहरा गया है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल आपूर्ति लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान ने फिर से बंद करने का ऐलान किया है। इस बीच अमेरिका ने भी जल्दी ही पीस डील नहीं होने पर और ज्यादा तेजी से हमले करने की भी बात कही है। दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर समुद्री रास्ते पर फिर से कड़ा पहरा लागू कर दिया। ईरान के मिलिट्री कमांड ने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर अपनी नेवल नाकाबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान आने जाने वाले सभी जहाजों के आने जाने की आजादी बहाल नहीं कर देता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण पहले की स्थिति में वापस आ गया है और यह रणनीतिक जलमार्ग अब सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और नियंत्रण में है। जब तक अमेरिका ईरान से गंतव्यों तक और गंतव्यों से ईरान तक जहाजों की पूर्ण आवाजाही पर लगी पाबंदियां समाप्त नहीं करता, तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति सख्त नियंत्रण में और यथावत बनी रहेगी। इस बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर फायरिंग की घटना सामने आने से तनाव बढ़ने की आशंका है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर पर 2 गनबोट्स ने गोलीबारी की, जिन्हें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हमले से पहले कोई रेडियो चेतावनी भी नहीं दी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज और उसके क्रू सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही ईरान ने होर्मुज को खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद से दुनिया ने राहत की सांस ली। बाजारों में राहत दिखी थी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने की बात कह संकट को बढ़ा दिया। With the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. अमेरिका एक और ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारियों में अमेरिकी सेना जुटी हुई है। I'd like to emphasize during this pause that the United States Joint Force remains postured and ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. Let me be clear, this blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. If you do not comply with this blockade, we will use force. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस तनाव में सीज फायर के अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन हालात जिस तरह से बदल रहे हैं उससे शांति की उम्मीदों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
भारत ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत के झंडे वाले 2 जहाज़ों पर गोलीबारी की घटना को लेकर ईरान के साथ अपनी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान के राजदूत मोहम्मद फतलानी को आज शाम विदेश सचिव के साथ एक बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक में भारत ने होर्मुज की घटना पर गहरी चिंता जताई है। बैठक में विदेश सचिव ने जोर दिया है कि भारत व्यापारिक जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। साथ ही भारत ने बैठक में याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से भारत आने वाले जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की बात कही। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। संसद के दोनों सदनों को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही इस साल का बजट सत्र समाप्त हो गया। ये सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ था। 2 चरणों में बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई थी। इसके साथ ही 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र भी संपन्न किया गया। आम बजट पेश और संसद में पारित होने के अलावा क्या रहा सत्र के दौरान खास, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के दोनों सदनों को शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में अपने समापन संबोधन में स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि बजट सत्र के दौरान सदन में करीब 93% उत्पादकता रही। उन्होंने कहा कि इस दौरान कुल 31 बैठकें हुई। सत्र में 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 9 विधेयक पारित हुए। इनमें वित्त विधेयक 2026, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 जैसे अहम बिल शामिल हैं। इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, कुल 9 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मान्य सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए। सभा में नियम 377 के अधीन 626 मामले उठाए गए। वहीं राज्यसभा में अपने समापन संबोधन में सभापति सीबी राधाकृष्णन ने कहा कि इस सत्र में सदन ने कुल 157 घंटे से ज्यादा काम किया और उत्पादकता करीब 110% रही। सभापति ने सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए बताया कि इस सत्र में मनोनीत सदस्य हरिवंश नारायण सिंह का राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरी बार पुनर्निर्वाचन भी हुआ। Overall, the House functioned for a total of 157 hours and 40 minutes. The productivity of this session stood at 109.87%. During the session, we had the opportunity to raise 117 questions, 446 zero-hour submissions, and 207 special mentions. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार काफी विधायी कार्य लेकर आई, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बहुत ऐतिहासिक बजट सेशन, बहुत ही प्रोडक्टिव बजट सेशन रहा है। संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पाया। बाकी जितना भी सरकारी बिल्स थे सब पारित हुआ। विधायी कार्य के लिहाज से देखें तो पूरे बजट सत्र में काफी कामकाज हुआ। वहीं विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर पूरे सत्र में मुखर रहा। डॉक्टर सुयश शर्मा और शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर अब से कुछ ही देर में होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं। 8:30 बजे का वक्त है, जिस बात की जानकारी प्रधानमंत्री के माध्यम से दी गई थी। और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले तमिलनाडु में अपनी कोयम्बटूर की चुनावी रैली में भी इस बात के संकेत दिए थे कि अपने आज के 8:30 बजे के संबोधन में वो महिला आरक्षण से जुड़ा जो कल का पूरा मसला था उस पर अपनी बात रख सकते हैं। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है इस बात का, क्योंकि देश भर की निगाहें इस वक्त लगी हुई हैं प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण संबोधन को लेकर कि प्रधानमंत्री किन बातों का जिक्र करेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में किस बात को सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिन के विशेष संसद के सत्र को आहूत किया गया था महिला आरक्षण के विधेयक को लागू करने के लिए, कहा जाए एक तरीके से ऑपरेशनलाइज करने के लिहाज से। और सीधे इस खबर की ओर रुख करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,
नमस्कार। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है।
वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। साथियों, सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था। देश की 50% यानी आधी आबादी को उसका अधिकार देने का साफ नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया एक पवित्र प्रयास था। नारी को भारत की विकास यात्रा में सहयात्री बनाने और सबको जोड़ने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने
महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। साथियों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। देश राजनीति का ये बद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है और उसके पीछे की वजह भी जान चुका है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें। आज पंचायतों में, लोकल बॉडीज में जिन हजारों लाखों महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है, जब आगे बढ़कर लोकसभा और विधानसभाओं में आना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती है, परिवारवादियों के भीतर उनसे असुरक्षा की भावना बैठी हुई है। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होगी, महिलाओं का कद बढ़ेगा। इसलिए इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। मेरे प्रिय देशवासियों, कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार
लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए। साथियों, ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरला हर राज्य की सीटें बढ़ती, लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। ये यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी। साथियों, महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सब का विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है, उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति का विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का विरोध किया।
कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। हमारा संविधान, हमारे कोर्ट जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता को, यूसीसी को जरूरी बताते हैं, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। ऐसा कोई भी काम जिससे देश मजबूत होता है, कांग्रेस उसमें बाधाएं खड़ी करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। कांग्रेस देश में घुसपैठियों को भगाने का विरोध करती है। कांग्रेस मतदाता सूची के शुद्धिकरण एसआईआर का विरोध करती है। कांग्रेस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का विरोध करती है। साथियों, कांग्रेस ने शरणार्थियों को सुरक्षा देने वाले सीएए कानून तक का विरोध किया। इस पर झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर देश में बवंडर खड़ा कर दिया। कांग्रेस माओवादी नक्सली हिंसा को समाप्त करने के देश के प्रयासों में भी रुकावटें डालती है। कांग्रेस का एक ही पैटर्न रहा है, कोई भी रिफॉर्म आए तो झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा यही नेगेटिव रास्ता चुना है। साथियों, जो भी कार्य देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसको कारपेट के नीचे डाल देती है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका भारत हकदार है। आजादी के समय उस दौर में हमारे साथ और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोककर बैठी रही। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, यही कांग्रेस का वर्क कल्चर रहा है। कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ पानी बंटवारे से जुड़े विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के निर्णय को 40 साल तक लटकाए रखा। कांग्रेस ने सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन को 40 साल तक रोके रखा। साथियों, कांग्रेस के इस रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है। आज देश के सामने जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, वो कांग्रेस के इसी रवैये से उपजी हुई है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की उस एंटी रिफॉर्म मानसिकता के साथ है जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी। साथियों,
कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन ये विषय कामयाबी या नाकामयाबी क्रेडिट का था ही नहीं। मैंने संसद में भी कहा था, आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा, लेकिन महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम रहे। साथियों, नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है। वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयास करने वालों में से एक हूं। कितनी ही महिलाएं ये विषय मेरे सामने उठाती रही हैं, कितनी ही बहनों ने पत्र के द्वारा मुझे सारी बातें बताई हैं। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशील तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात को देश के सामने रखा। उन्होंने विस्तार से इस बात का जिक्र किया कि आधी आबादी को दिया जाने वाला उनका हक कैसे राजनीति की भेंट चढ़ गया, विपक्ष की राजनीति की भेंट चढ़ गया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से तमाम तथ्यों का जिक्र किया और किस प्रकार की राजनीति है जिसकी वजह से ये एक आरक्षण की व्यवस्था रुक पाई। बड़ी बातें बताते हैं। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। प्रधानमंत्री ने जो अपने संबोधन में बड़ी बातें कही उसका हम जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर रखा कि उनके सपनों को
बेरहमी से कुचल दिया गया, क्योंकि कल ये आरक्षण का बिल लोकसभा में 2/3 समर्थन हासिल नहीं कर पाए, इसलिए वो आधी आबादी के जो सपने थे उसे बेरहमी से कुचलने का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए, यानी कि सरकार की ओर से जो कोशिश थी उसका सफलता नहीं मिली, वो समर्थन राजनीति की भेंट चढ़ गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया, क्योंकि कल लोकसभा में जो कुछ भी घटनाक्रम रहा उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से अपने संबोधन में साफ तौर से कहा और इस बात का जिक्र किया कि किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी। मैं सभी माताओं बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अपने संबोधन में देश की माताओं बहनों से क्षमा प्रार्थना की और कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ये जो हक है उनका वो कल उन तक नहीं पहुंच पाया। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि उनके लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन देश हित के आगे दल हित कहीं कल भारी पड़ गया, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए देश हित के ऊपर दल हित है और शायद वही कल राजनीति भारी पड़ गई, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अपने संबोधन में किया है। उन्होंने कहा देश हित के ऊपर दल हित होने पर उठाना पड़ता है खामियाजा, और यही स्थिति कल लोकसभा में हुई नारी वंदन अधिनियम को पास करने को लेकर, जिसे 2/3 समर्थन चाहिए था। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी को स्वार्थी दल करार दिया। कहा कि इनके स्वार्थ देश की आधी आबादी के हक के आड़े आ गए हैं, रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि स्वार्थी राजनीति का खामियाजा नारी शक्ति को उठाना पड़ा है और तमाम दल जिनका उन्होंने जिक्र किया सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से स्थिति कल बनी, उसमें कल देश की करोड़ों महिलाओं की नज़र संसद पर थी। एक उम्मीद भरी निगाह से टकटकी लगाए देश की आधी आबादी संसद पर नज़र गड़ाए बैठी थी, लेकिन उसको वहां से वो उम्मीद पूरी होती नहीं दिखाई पड़ी इस राजनीति की वजह से। नारी हित का प्रस्ताव गिरने से बहुत दुख हुआ है, न सिर्फ देश की आधी आबादी को बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तिगत दुख को भी साझा किया है। कांग्रेस, डीएमके, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से ताली बजा रही थी। इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि किस प्रकार से अब महिलाओं के हक को रोककर भी ये तमाम दल अपनी तरीके से मेजें थपथपा रहे थे। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेज थपथपा रहे थे। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ तौर से किया। उन्होंने आड़े हाथों लिया तमाम विरोधी दलों को भी। नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर चोट पहुंची है। जो मेज थपथपाई जा रही थी विपक्षी दलों के द्वारा, वो महिलाओं के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर चोट के समान थी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि नारी सब भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती, और ये बात महिलाएं देश की आधी आबादी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका एक तरीके से हक छीना गया है, अपना उनका अपमान किया गया है। संसद में कांग्रेस और उसके व्यवहार की कसक हर नारी के दिल में रहेगी। जो कुछ भी कल हुआ है वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा जो कुछ किया गया, उसकी कसक देश की महिलाओं के दिल में हमेशा रहेगी। 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। इस बात को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है, और इस बात को उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के विरोध के पाप की सजा विपक्ष को जरूर मिलेगी, क्योंकि महिलाएं कभी भी इस बात को भूलती नहीं है कि उनका अपमान हुआ है, और इस तरीके से जो विपक्षी दलों का विरोध रहा है, उनका जो पाप रहा है, उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा। देश की आधी आबादी को अधिकार देने का ईमानदारी से किया गया पवित्र प्रयास था, बावजूद उसके विपक्षी दलों का सहयोग इस पवित्र प्रयास में नहीं मिला, और इसकी वजह से आधी आबादी के हक उन तक पहुंचने से मरहूम हो गए। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस ने भ्रूण हत्या कर दी है। बहुत गंभीर शब्द इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस ने भ्रूण हत्या कर दी है महज अपनी राजनीति की वजह से। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से इस बात को भी कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है, आज वक्त की जरूरत है, आज इस दिशा में आगे बढ़ने का वक्त है और बढ़ना ही पड़ेगा, आगे इसको लाना ही पड़ेगा। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस के आड़े हाथों लिया और कहा कि वो महिला विरोधी नीतियां अपनाती है। कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण रोकने के लिए झूठ का सहारा लिया है और एक तरीके से देश को भ्रमित करने की कोशिश की है। इस बात को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने
अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति कल देखने को मिली है वो सीधे तौर पर उनके असली चेहरा उजागर हो गया है देश की आधी आबादी यानी नारी शक्ति के सामने। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कई क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का षड्यंत्र भी किया, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कल विरोध किया है और वो तमाम क्षेत्रीय दलों को भारी पड़ेगा। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होती, क्योंकि अगर ये बिल पास होता उसके बाद महिलाओं को ज्यादा सीटें मिलती, उनकी भागीदारी बढ़ती, तमाम राज्यों की भागीदारी बढ़ती। इस फायदे से देश को, आधी आबादी को तमाम राज्यों से वंचित कर दिया गया है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के माध्यम से। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उनके हक के आगे ये तमाम दल रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। इस बात को प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरलम हर राज्य की सीटें बढ़ती और ये सीटें नहीं बढ़ने से इन्हीं तमाम राज्यों का एक प्रकार से नुकसान ही है। उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पाएगी। अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से विपक्ष ने अपने राज्यों के लोगों को ही धोखा दिया है, क्योंकि उनकी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन संसद में होता, लेकिन वो उसको उन्होंने रोक दिया है। ये एक प्रकार से स्वार्थी राजनीति। सपा महिला आरक्षण विरोधी है, उसकी एक तमाम प्रकार से लंबे समय से ऐसी छवि रही है। अगर सपा समर्थन करती तो अपनी महिला विरोधी छवि से उसको कम से कम कुछ तो उसके माथे से ये कलंक हटता है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा। सपा पे भी एक तरीके से उन्होंने सीधा हमला बोला। कांग्रेस ने जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति तमाम महत्वपूर्ण विषयों जो रिफॉर्म के विषय थे उन सभी का विरोध किया है और यदि रिफॉर्म विरोधी कांग्रेस करार दिया प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे तमाम योजनाओं का जिक्र करके। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स, जीएसटी जैसे तमाम बड़े रिफॉर्म्स को सीधे तौर पर एक प्रकार से उसका विरोध किया, जो देश की पूरी आबादी के लिए, आधी आबादी के लिए, पूरी देश के लिए बड़े फायदेमंद थे। बावजूद उसके इन तमाम बड़े रिफॉर्म्स को भी कांग्रेस लगातार विरोध करती रही। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध कर रही है और ये ऐसे तमाम बड़े रिफॉर्म्स हैं जिसका फायदा पूरे देश को मिलेगा और देश की आधी आबादी इससे लाभान्वित होगी, लेकिन कांग्रेस विरोध करती है। लटकाना, भटकाना, अटकाना यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है और अभी भी कांग्रेस इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के हर विरोध, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है और आगे भी इस प्रकार के उनके रवैये से देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और कल का उदाहरण भी उसमें एक बड़े तौर पे देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सभी बहनें, बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब देकर ही रहेंगी, क्योंकि वो महिला विरोधी मानसिकता है। कांग्रेस की इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और उसकी जवाब देश की आधी आबादी, बहनें, बेटियां, माताएं ही देंगी। इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर ही रहेंगे, यानी कि अभी भी उन्होंने विश्वास जताया है कि किस तरीके से लगातार इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन, राष्ट्र के नाम संबोधन और तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ भी खास मेहमान मौजूद हैं। मीनाक्षी लेखी जी हैं हमारे साथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो जुड़े हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों का हम रुख करते हैं। मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री के संबोधन के लिहाज से अगर देखा जाए, हमारे सहयोगी शैलेंद्र और मेघना भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम रुख करेंगे। मीनाक्षी जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा जैसे तमाम बड़े दलों को जिम्मेदार ठहराया है, देश की आधी आबादी के हक में सबसे बड़ा रोड़ा बताया और उम्मीद जताई है कि अभी भी ये लड़ाई जारी रहेगी और उनका हक उनको दिलाया जाएगा। मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ अशोक टंडन जी भी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। अशोक जी, प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन की बड़े तरीके से अगर समीक्षा की जाए, क्या बड़ी एक संदेश साफ तौर पर देश के नाम, खासतौर से आधी आबादी के नाम? अशोक जी। प्रधानमंत्री जी ने आज विपक्ष की पोल खोल दी कि विपक्ष जो है वो किसी भी तरह से सरकार को अच्छा काम करे या बुरा, उसका विरोध ही करना है। ये जो मानसिकता थी उसके बारे में एक तरह से देश को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से हर कदम पर कांग्रेस विशेष तौर से
रोड़े अटकाती आ रही है। और ये आज की बात नहीं है, उनकी ये जो नकारात्मक मानसिकता है ये स्वतंत्रता के बाद से भी उन्होंने उसके उदाहरण दिए। किस प्रकार से आज़ादी के बाद से जब बाकी देश आगे बढ़ गए हम पिछड़े रहे, क्योंकि किसी भी तरह के रिफॉर्म के पक्ष में कांग्रेस कभी भी नहीं रही। तो ये जो इस बार उन्होंने कदम उठाया है, इसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए, महिलाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए एक विश्वास दिलाया कि ये जो हमारा संकल्प है हम इससे अडिग हैं, इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हमें और बहुत अवसर आएंगे, लेकिन हम इस मानसिकता को किस तरह से एक्सपोज करना है, आज वो जो प्रयास प्रधानमंत्री ने किया और एक एक करके गिनाया उन्होंने कि उन्होंने किस तरह से बाकी जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको किस तरह से भ्रमित किया और उनका भी नुकसान किया। उन्होंने एक एक दल का नाम लेकर कहा कि डीएमके ने जो जिस तरह से इसका साथ दिया विरोधियों का, तो उससे तमिलनाडु की जनता को कैसे नुकसान हुआ, तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से कांग्रेस का साथ दिया, तो बंगाल की जनता के साथ कैसे धोखा हुआ। सपा का तो उन्होंने विशेष तौर से जिक्र किया जी कि लोहिया जी महिलाओं के आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध थे। 60 सैकड़ा, वो लोहिया जी 60 सैकड़ा का नारा देते थे, यानी 100 में से 60% महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। और यहाँ सपा ने केवल राजनीति के चलते 33% का भी विरोध कर दिया। तो सपा को भी उन्होंने एक तरह से आज आईना दिखा दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि देश के सामने कई तरह की एक बहस चल रही थी कि कैसे ये विधेयक जो है, उस बहस में प्रधानमंत्री ने कई तथ्यों को सर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने रखा है। मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद साफ तौर से ये कहना, ये लड़ाई जारी रहेगी और ये हक जो आधी आबादी का है उन तक दिलाया जाएगा। हौसला बुलंद है, इरादा अडिग है, यानी कि अभी भी आगे तमाम प्रयास जारी रहेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण इस बिल के प्रति और महिला आरक्षण के प्रति न केवल सचेत है, बल्कि अग्रिम रूप से इस लड़ाई की भागीदारी भी उसने सहज की है। आपको शायद आपके माध्यम से मैं देश को ये बताना चाहती हूँ कि आज से नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर एक प्रकार का 33% वाला आरक्षण हमारे यहाँ मंडल से लेकर ऊपर तक है, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं उसकी 1/3 पदाधिकारी जो है वो महिलाएं हैं। महिला मोर्चा एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मेन बॉडी है उसके अंदर महिलाएं जो है पूर्ण रूप से सहभागिता रखती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 1996, उसके बाद 98, उसके बाद 2002 और तमाम तरफ जब भी ये बिल पारित होने के लिए संसद में आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूपेण सहयोग दिया और बिल के पक्ष में जो है वोटिंग भी की। तीसरी चीज़, शायद बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जिस समय मैं उनका नाम भूल रही हूँ, एक महिला गवर्नर थी गुजरात की, और उनके समय पर प्रधानमंत्री जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने महिला आरक्षण को पारित किया था और 50% महिलाओं को जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत है, उसमें 50% आरक्षण दिया था। और निर्मल पंचायत करके पंचायतों में दुगना पैसा देने की बात थी। जो गांव अपने यहाँ से 100% महिलाओं को पंचायत में भेजेंगे। उसी के साथ में महिला आरक्षण बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को मिले, उसके लिए बिल पारित हुआ था, जो पारित होने के बाद कांग्रेस के यहाँ पर रहते केंद्र में आया था और उस पर कभी राष्ट्रपति जी की मोहर और हस्ताक्षर नहीं मिले। तो ये तो असलियत है। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है इस विषय को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है इस विषय को लेकर, वो केवल कहने की बात नहीं है, वो करने जैसी बात है। और वो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने करके हर प्रयास करके दिखाया और पूरे देश के सामने है। बिल्कुल, आप बनी रही। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र संसद भवन के पास जुड़े हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन मीनाक्षी जी, आपसे ही दूसरा सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ भी षड्यंत्र करके उनका भी नुकसान किया। तमाम राज्यों को मिल सकने वाला संभावित जो लाभ था, आधी आबादी को मिलने वाला जो लाभ था, उस पर भ्रम फैलाकर एक प्रकार से पूरा षड्यंत्र करके इस तरीके से उसने कोशिश की ताकि उनके साथ भी उसने अन्याय किया तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ में। मीनाक्षी जी।
देखिए, जो पिछली बार अगर हम 23 का जो बिल पारित हुआ उसको अलग करके उससे पहले की अगर हम इतिहास देखें तो आप देखेंगे कि हर बार वो SC ST और इन सब के नाम पर नारा लगा के रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का बात करके उसको गुमराह करते रहे और उस पर षड्यंत्र करके उसको टरकाते रहे। पिछली बार जो 23 में बिल पारित हुआ उसमें उस विषय को सामने रखकर जिस प्रकार से बाकी अन्य क्षेत्रों में 334A और 334 में A आर्टिकल में A डाल के कि जो प्रकार से आरक्षण है जनरल सीटों के ऊपर जो SC ST का आरक्षण है, वैसे ही ये 33% जो महिला आरक्षण है उसके भीतर भी SC ST महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब वो बात भी हो गई, तो अब किस पे घुमा सकते हो? तो इन्होंने फिर OBC की बात चालू की। तो आप मुझे बताइए कौन से हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो DMK है, चाहे वो सपा है, चाहे वो RJD है, चाहे अन्य पार्टीज हैं, उन सब में जितने OBC हैं और सबसे अधिक संख्या में OBC हैं बाय द वे संसद के अंदर, वो बिना आरक्षण के जीते या नहीं? तो सारी सीटें महिलाओं को दे दो, किसने रोका आपको? सारी OBC महिलाओं को दे दो, जितने पुरुषों को देते उतनी महिलाओं को दे दो, किसी ने उस पर रोक तो नहीं है ना। तो ये OBC का विषय बिल्कुल अनकनेक्टेड विषय को आधार बनाकर जो है बात करना, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी जो मुझे लग रहा था कि मतलब अपनी बात को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करना है। सीरियटन में बात जिसको कहना नहीं आता, खुद परिवार के माध्यम से जो लोग संसद में पहुंचे हैं वो पूरी महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं कि महिला आरक्षण को हमने फेल तो किया लेकिन वो डिलिमिटेशन के आधार पे किया। अरे भैया, जब तुम ज्यादा सीटों के ऊपर महिलाओं को सीटें नहीं दे पा रहे तो कम सीटों पे दोगे क्या? तो अब तक तो 543 की पावर शेयर नहीं करनी थी, अब 800 कुछ की शेयर नहीं करनी है, बढ़ने के बावजूद भी उन्हें महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। तो ये झूठ मूठ की बात है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सब महिलाओं के अधिकार छीनने की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यबद्ध है कि महिलाओं को आरक्षण देंगे और लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर पे। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी मौजूद है, हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र और मेघना भी हमारे साथ जुड़े हुए। मेघना गुजरात से, अहमदाबाद से हैं और शैलेंद्र संसद भवन परिसर से। अशोक जी आपके पास आऊँ उससे पहले जल्दी से अपने सहयोगियों से रिएक्शन ले लेता हूँ। शैलेंद्र, क्योंकि आप पार्लियामेंट में मौजूद हो, कल इतिहास एक तरीके से बन सकता था लेकिन वो मौका चूक गया। प्रधानमंत्री साफ तौर से कहते हैं कि ये महज एक बिल की बात नहीं बल्कि कांग्रेस की उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है जो रिफॉर्म विरोधी है, महिलाओं को हक दिलाने के खिलाफ है, यानी कि लड़ाई संसद से सड़क तक अभी जारी रहेगी। शैलेंद्र, बिल्कुल, कल हमने देखा था कि जब ये विधेयक 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया था नरेंद्र, तब किस तरह से मेजें थपथपाई थी तमाम जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल थे। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि महिलाओं का जो अपमान हुआ है, महिलाएं इसे याद रखेंगी, इसे भूलने वाली नहीं है। और कल हमने देखा कि जैसे ही ये विधेयक 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया, उसके ठीक तुरंत बाद हमारे पीछे जो मकर द्वार है, यहीं पर बीजेपी की महिला सांसद आई, उन्होंने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के रुख के खिलाफ प्रदर्शन किया और देशव्यापी प्रदर्शन हमने आज देखा है बीजेपी की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर ये बात देश भर में, खासतौर पर आधी आबादी को बीजेपी और एनडीए के नेता बताएंगे किस तरह एक मौका था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए और उसमें एक बार फिर रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है, जो 40 वर्षों से पहले लगातार रोड़े अटकाते रहे। और अब जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रयास किया था तो फिर से इस पर रोड़ा अटकाया है। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए के नेता देश भर में बता रहे हैं। और हमने देखा है आज कई जगह पर प्रदर्शन भी, राहुल गांधी के आवास पर भी दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने प्रदर्शन किया था। मेघना भी हमारे साथ जुड़ी है अहमदाबाद से, उनका भी इनपुट लेते हैं। मेघना, क्योंकि अब विरोध प्रदर्शन भी हुआ और प्रधानमंत्री ने तमाम विषयों को विस्तार से स्पष्टता के साथ अब रखा है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। किस प्रकार का आज गुजरात या तमाम अन्य शहरों से, वहां पे अहमदाबाद और अन्य शहरों से फीडबैक मिला है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कल संसद में हुआ है? मेघना,
बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से मीनाक्षी जी ने कहा कि गुजरात में एक गवर्नर थी, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कमला बेनीवाल थी जब गवर्नर, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी मुखर थे, उस समय भी विमेन रिजर्वेशन को लेके। तो आज चूंकि ये देखिए ये आम बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से संबोधन करते हैं और देश का संबोधन उन्होंने किया। सबसे पहले उन्होंने खेद व्यक्त किया, उसके बाद उन्होंने विपक्ष की मानसिकता के बारे में कहा, उसके बाद एंटी रिफॉर्मिस्ट दल की नीति कर रहे हैं, देश हित की नीति नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा भी भ्रूण हत्या जैसे कड़े शब्दों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एजेंडा जो एक तरीके से रूमर्स फैलाने की और उसके साथ ही अटकाने का जो काम विपक्ष ने किया है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो गुजरात में भी चूंकि कल सबको इस बात की उम्मीद थी कि ये एक ऐसा देश हित का निर्णय है जिसके लिए बहुत महिलाएं इंतजार कर रही थी, सेलिब्रेटरी माहौल था काफी जगहों पर गुजरात में कि अगर ये पूरी तरीके से या अगर इसको समर्थन मिल जाता है तो एक बहुत ही खुशी का माहौल होगा महिलाओं में। लेकिन उसके बाद कड़ी प्रतिक्रियाएं गुजरात में भी महिलाओं एक तरीके से वो मौका कहीं ना कहीं चूकता नजर आया। नीरज सिंह भी हमारे सहयोगी झारग्राम पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ तौर से कहते हैं कि तमाम राज्यों जिसमें टीएमसी का जिक्र करते हैं कि उसके पास मौका था कि अपने राज्य की ज्यादा आवाज को मुखर करने के लिए संसद में वो मौका उन्होंने गवा दिया है। चुनाव भले ही चल रहा है लेकिन एक तरीके से सच्चाई को भी सामने रखा है। नीरज, देखिए बिल्कुल सच्चाई को सामने रखा है और आप देखें कि आने वाले समय में चुनाव भी है और करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं और एक बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो जागरूक रहती हैं अपने अधिकारों को लेकर, अपनी बातों को सामने रखने को लेकर। और हमने यहाँ झारग्राम में देखा कि जब प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था उस समय भी कई सारी महिलाएं टीवी स्क्रीन के सामने खड़ी हुई थी ये देखने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। और निश्चित तौर पर टीएमसी ने एक मौका था उसको गवाया है। हमने देखा है कि किस तरीके का बर्ताव टीएमसी का रहा है और महिलाओं के उत्थान की बात ये पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन जब सच में महिला आरक्षण देने की बात आती है तो कदम पीछे कर लेते। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो महिलाएं वो देख रही हैं। और दूसरा आप देखें कि प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बात स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जो रास्ता है वो जरूर टीएमसी, सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने रोका है, लेकिन इस रास्ते को आगे भी लगातार चलाया जाएगा। आगे भी महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए जो काम है वो पार्टी करती रहेगी और उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही या कमी नहीं आने देगी। इसके साथ साथ उन्होंने मानसिकता का भी जिक्र किया कि कांग्रेस किस तरह से, चाहे ईडब्ल्यू के आरक्षण की बात हो, 370 धारा 370 को हटाने की बात हो, जीएसटी की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी हमेशा रोड़े अटकाने का काम करती है और रिफॉर्म विरोधी एक तरीके से रही है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात का जिक्र उन्होंने किया है। नीरज, थोड़ा समय की सीमा है। अशोक टंडन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अशोक जी, सवाल यही कि परिवारवादी जो पार्टियां हैं उन पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सीधे कहते हैं कि साहब आप अपने परिवार के आगे की महिलाओं के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, एक चीज। और दूसरा ये कि जो प्रधानमंत्री ने स्पष्टता से अपने इरादे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात को रखा है, अब बात यहां से आगे और संदेश यहां से आगे जाएगा कैसे? अशोक जी, देखिए पहले तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष चाहता था कि भाई इसका क्रेडिट कौन ले, तो उन्होंने कहा कि मैं तो, आप ले लीजिए क्रेडिट, मैं तो अखबार में विज्ञापन देकर कहूंगा कि ये मेरा क्रेडिट नहीं है, पूरे देश के लिए है। लेकिन ये जो संकुचित विचारधारा थी, एक पॉलिटिक्स करके किसी तरह से ये दिखाना, जैसे उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखिए सरकार हार गई, तो उनका सरकार हारी नहीं है, हमें 66% मत नहीं मिला, लेकिन देश की 100% महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ हैं और वो महिलाएं इस झूठ का, इस पाप का की सजा देंगी इनको। और क्षेत्रीय दलों को जो एक असुरक्षा की भावना आ गई कि कहीं हमारी परिवारवाद की पार्टी में किसी तरह से महिलाएं आगे ना आ जाएं, तो ये सब चीजों को उन्होंने खोलते हुए और ये विश्वास व्यक्त किया कि महिलाओं के सहयोग से हमारा जो इरादा है वो संकल्प है, हम इसको किसी तरह से पूरा करेंगे। लेकिन आज विपक्ष जो है वो देश के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है और ये देश की महिलाएं देख रही हैं और वो इस पाप के लिए विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये लड़ाई अपने आप में आगे जारी रहेगी, इस बात का संकल्प भी प्रधानमंत्री ने दोहराया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। हमारे तमाम सहयोगियों शैलेंद्र, नीरज, मेघना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए।
तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण खबर के साथ न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले, लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,